नमस्कार भाइयों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमेशा की तरह हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। एनीमिया की सीरीज चल रही है तो जाहिर सी बात है एनीमिया का ही वीडियो बनेगा। हिमोलिटिक एनीमिया चल रहा है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिमोलिटिक एनीमिया का जो एक टाइप है, नाम है इसका G6PD एनीमिया। ठीक है ना, पूरा इसको G6PD हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, आज जिस टॉपिक को हम छेड़ रहे हैं इसका नाम है G6PD हिमोलिटिक एनीमिया। पूरा पूरा इसको हम जी यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज कहते हैं। ठीक है ना, देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि ये G6PD है क्या। ठीक है ना, तो ये एक तरह का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है जो आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है ना, मतलब इट इज एन एंजाइम दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल। अच्छा, इसको बता देते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि आरबीसी के अंदर होता है और आरबीसी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ना, जो मेटाबॉलिज्म है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना, उनमें एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो देखिए ना, साफ साफ लिखा गया है, इट इज एन एंजाइम दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इनसाइड आरबीसी। ठीक है, अब देखिए, अगर इस दो बात को आप समझ गए हैं ना, और पूरा माजरा आपको समझना है, पूरा माजरा समझना है कि ये G6PD की कमी से किस तरह की एनीमिया होती है। आप समझिए, अगर G6PD का डेफिशिएंसी हो जाए, क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया होता है। अब पूरा माजरा अगर आपको समझना है कि इसके डेफिशिएंसी से किस तरह से आरबीसी का लाइफ स्पैन कम होता है, तो देखिए, पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा देर तक दुनियादारी को बोल करके इस टॉपिक पे कंसेंट्रेट करना होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम एक चीज आरबीसी के फंक्शन को जानते हैं। फंक्शन जानना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि पूरी कहानी यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है ना, पूरी कहानी यहीं से शुरू हो रही है और लास्ट लास्ट तक जाकर के आप कंप्लीट समझ जाएंगे कि आखिर ये फंक्शन हम क्यों बता रहे थे और किस तरह से G6PD की डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया होता है। ठीक है, आइए अब ध्यान दीजिए, इस पे नजर फेरिए। आरबीसी का अगर हम फंक्शन की बात करें तो आप भी जानते हैं कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, लाता है, ट्रांसपोर्ट करता है और एक एक सेल तक पहुंचाता है। देखिए देखिए ना, साफ साफ लिखा गया है फंक्शन में इसका, ब्रिंगिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इस लगा देंगे यहां पे, एंड डिलीवर टू ऑल टिश्यूज। ठीक बात है, अच्छी बात है, करता है, करना चाहिए, तभी तो आदमी जिंदा रहेगा। अब एक बात और समझिए कि आरबीसी का जो ये यूनिक शेप है ना, ये ऐसा शेप है कि जिस ब्लड वेसल में ये कहीं फंसता नहीं है। अगर इंडोथेलियल सेल होगी तो भी आराम से निकल जाता है ड्यू टू इट्स यूनिक शेप। ये मतलब ये जो इसका शेप है, इट इज कैपेबल ऑफ पासिंग थ्रू माइक्रो कैपिलरीज। इसका मतलब यह है कि इसका शेप ऐसा है, मतलब यूनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हाँ, एक सभी से थोड़ा सा इसका शेप अलग है तो यूनिक है। माइक्रो कैपिलरीज में भी आसानी से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, होता ही है। ठीक है, अगर यही मतलब ऐसे ना रह करके ऐसे सिकल शेप का हो जाता है कभी, मान लीजिए, या मान लीजिए ऐसे ही रहे, तो जाहिर सी बात है कि मतलब ब्लड वेसल के अंदर जाएगा और फंसने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना। अगर ये ब्लड वेसल है तो आगे हम बता रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तीसरी बात ये है कि देखिए, हाँ, आरबीसी के फंक्शन का तीसरा पॉइंट ये है, फंक्शन क्यों बता रहे हैं आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। बिकॉज आरबीसी डो नॉट हैव न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, इट इज डिफॉर्मेबल एंड रन इन द कैपिलरीज एंड माइक्रो कैपिलरीज, लगा लीजिएगा यहाँ पे, एंड माइक्रो कैपिलरीज विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए, एक बात को समझिए पहले, है ना, ये मान लीजिए, बताए अभी ऊपर बताए हैं आपको, ये कैपिलरीज या माइक्रो कैपिलरीज। माइक्रो कैपिलरीज का मतलब कैपिलरीज से भी जो पतले कैपिलरीज होते हैं। अब इसमें इंडोथेलियल सेल होता ही है, मान लो है। अब इसमें भयो न्यूक्लियस तो है नहीं, और न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब सेल के अंदर रिजिडिटी कम है और ऑर्गेनेले भी नहीं है। अब आरबीसी अगर कहीं फंसने लगता भी है तो अपने आप को डिफॉर्म करके, डिफॉर्म करने का मतलब निकलने के लिए अपने शेप को चेंज करके निकल जाता है और स्मूथली इसमें
रन करता है। ठीक है, यही बात लिखी गई है। अब आगे समझिए, इसको बता के हम क्या बताना चाहते हैं अगले स्लाइड पे। ये रहा, देखिए। अब देखिए ना, अब आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, आरबीसी के अंदर नहीं होते ऑर्गेनेल भी। अब मुद्दा गंभीर है और सोचने वाली बात है कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, और भी बहुत ऑर्गेनेल नहीं होता, फिर भी इसकी लाइफ स्पैन 120 दिन तक होती है। यानी ये 120 दिन तक जिंदा रहता है। देखिए ना, साफ साफ लिखा गया है, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया इट्स लाइफ स्पैन इज 120 डेज। इससे हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखिए, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, लाइफ स्पैन 120 दिन तक होती है। यानी इसके अंदर 120 दिन तक एनर्जी बनती है, और इतनी तो एनर्जी बनती ही है कि ये ब्लड के वेसल में स्मूथली, आसानी से एनर्जेटिकली रन कर पाए। ठीक है, सवाल ये है कि जब जब भाई अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस नहीं होगा। देखिए ना, साफ साफ बात लिखा गया, क्रेब साइकिल नहीं होगा, उसी का नाम है ना। अब देखिए, इट कैन नॉट जेनरेट एनर्जी बाई क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब क्रेब साइकिल का एक्चुअल मीनिंग केवल एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, वो कंप्लीट, जिसमें प्रिकर्सर के रूप में एंटी कोलिनर्जिक के बनता है, फिर जाकर के बनता है एटीपी, उसको बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव, पहले लिख तो लेने दो भाई, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकिंग नहीं होती। ठीक है, तो सवाल यह है कि तब एनर्जी बनती कैसे है, तो इसका उत्तर यह है कि इसके अंदर एनर्जी बनती है एनारोबिक कन्वर्जन से, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में। ठीक है ना, ऑक्सीजन जाता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं रहेगा, तो मतलब वो, हाँ वही बात है। ठीक है ना, इट डिपेंड एनारोबिक कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड जेनरेट एनर्जी। सवाल यह है कि ठीक है, इस एनारोबिक कन्वर्जन की मैकेनिज्म क्या है, क्या पाथवे फॉलो होता है। आइए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब इस एनारोबिक कन्वर्जन का जो मैकेनिज्म है, इसमें दो पाथवे फॉलो होते हैं। टू पाथवेज आर फॉलोड इन दिस प्रोसेस। एक पाथवे को हम ईएमपी कहते हैं और दूसरे को एचएमपी कहते हैं। ईएमपी का मतलब एम्बेडेड मेरोफ पाथवे, इसको डायरेक्ट ग्लाइकोलाइटिक पाथवे भी कहते हैं। और एचएमपी देखिए ना, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं कि आपको दिखे, है ना। देखिए, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है कि नहीं, नहीं पता, है ना, क्योंकि कभी चखा ही नहीं। देखिए, हाँ, अब देखिए, एम्बेडोन मेरफ पाथवे, और इसको हम डायरेक्ट ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कहते हैं। और एचएमपी को, पहले हम इसको डिफर करके समझ जाते हैं, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि भाई इतना गोल गोल घुमा क्यों रहे हो, डायरेक्ट बता दो ना, बता ही दो ना जी। 6PD का काम क्या है, आइए ना, है ना। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट शंट कहते हैं। आइए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। 90% ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है इस पाथवे से होता है, और 10% ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है इस पाथवे से, यानी एचएमपी से होता है, इस शंट वाले पाथवे से होता है। अब इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इस ईएमपी वाले में, जिसमें 90% ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, इसमें कुछ एंजाइम है जिसके नाम है हेक्सोकाइनेज, एल्डोलेज, उसके बाद पाइरुवेट काइनेज, देखिए ना, और एक बहुत खतरनाक वाला है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस इतने ही है। ठीक है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और लाइए, आइए, लाइए नहीं, आइए, हम यहीं पे आपको लेकर के आना चाहते थे। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है, दो तरह के एंजाइम है इसमें भी, एक है G6PD और दूसरा 6 फॉस्फोग्लूकनेट
डाईहाइड्रोजिनेज होता है। देखिए, और हम यहीं पे आपको कब से लेकर के आना चाहते थे ये। अब सवाल है कि ये G6PD इस 10% वाला में क्या करता है, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, अगले स्लाइड पे यही तो है। देखिए, हाँ, अब इस ईएमपी वाला में इस ईएमपी वाले पाथवे में 2 मोल एटीपी का एनर्जी बनाता है ग्लूकोज का 1 मोल, यानी 2 मोल्स ऑफ एटीपी इज जनरेटेड एज पर मोल ऑफ ग्लूकोज। और इस एटीपी का यूज देखिए ना एनर्जी बनाने में कर दिया जाता है। अब इस एचएमपी वाले पाथवे में 2 मोल एटीपी नहीं 2 मोल एनएडीपीएच बनता है और ये जनरेट होता है पर मोल ग्लूकोज से। ठीक है, अब इस एनएडीपी का यूज आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए किया जाता है, यानी एनएडीपी इज प्लेज a crucial role to prevent the destruction and damage of RBC by various oxidative वाई नहीं यहाँ पे फ्रॉम का मतलब जब ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होगा तो डिस्ट्रक्शन होता है, उसको रोकने के लिए एनएडीपीएच का यूज किया जाता है। अब ये बताइए कि अगर G6PD नहीं रहेगा, रुकिए भाई, G6PD नहीं रहेगा तो ये NADPH बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इस तरह से G6PD NADPH को बनाने और सेल के डिस्ट्रक्शन को, डैमेज को कई तरह के ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफी लंबा हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। धन्यवाद।